Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान का एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिससे प्रत्येक पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे भी हाल में यूपीएसआई का पेपर हुआ था। ठीक है, यूपीएसआई के पेपर में भी कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है। यूपीपी में अभी हाल में 25,000 वैकेंसी आने वाली है, पर इसमें से एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, यूपीएसआई में तो पूछे ही गए थे। बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस एग्ज़ाम में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो हमको तैयार करना है, इसके बारे में भी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, टोटल अनुच्छेद के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला अनुच्छेद है, पहला अनुच्छेद क्या कहता है? पहले अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। मतलब जो भारत है, ठीक है, जो भारत है, ठीक है, इसके संघ का नाम क्या है, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमारा पहला अनुच्छेद दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। मतलब अगर कोई भी नया राज्य बनता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद 3 में है राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि जो किसी राज्य की सीमा, ऐसे नहीं पूछेगा, किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना है तो किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 3 में दर्शाया गया है। ठीक है गाइस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 3 में क्या है, राज्य का निर्माण है, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 4। अनुच्छेद 4 ये कहता है कि इसमें पहली अनुसूचित व चौथी अनुसूची, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया लगता है। यहाँ पर है कि जो पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 5 है। आर्टिकल नंबर 5 अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 में है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 6 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 6 में क्या है, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता के बारे में बताता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो 6 है और 7 है। ठीक है, 6 कहता है कि भारत आने वाले नागरिक और 7वां कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले नागरिक के बारे में बताता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 8 कहता है, यह अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है, मतलब जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में, ऐसे एग्जांपल तौर पर समझिए, जैसे आप इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम में आप यूएसए में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ भी आप भारत की नागरिकता से रिलेटेड नियम और कानून आप पर चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 में है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे एग्जांपल तौर पे आप भारत के नागरिक हैं और अगर आप पाकिस्तान चले गए, ठीक है, पाकिस्तान चले गए और वहाँ की आपको नागरिकता मिल गई। ठीक है गाइस, ठीक है, तब अनुच्छेद 9 के अंतर्गत आप भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 में नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक है, और अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है, तो वो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण बनाने की विधियाँ। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो मूल अधिकार हैं उनका अल्पीकरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किया जाता है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 14 जो 100% इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विधि के समझ समानता किस आर्टिकल में दर्शाया गया है, तो वो अनुच्छेद 14 में दर्शाया गया हुआ है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल ध्यान रखिएगा, इससे 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं हर पेपर में। ठीक है गाइस, अनुच्छेद 14। और एक ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल 1 से लेके आपको आर्टिकल 100 तक अच्छे से तैयार करना है। ठीक, इसमें से 1 से लेके 100 तक ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। ठीक है, यह आर्टिकल 15 में पूछा गया है। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है कि अवसर की समानता इतना ही देगा, एग्जाम में दे देगा अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 17 में क्या कहता है अस्पृश्यता का अंत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, पूछा जाता है पेपरों में। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 18 की तरफ। अनुच्छेद 18 में क्या कहता है कि अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। देखिए, जो यूपीपी लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें ज़्यादा घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछता है। जितने बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये वाला 18 नंबर अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में इतना पूछ लेगा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। ठीक है, ऑप्शन दे देगा 18, 19, 20, 21। तो आपको ऑप्शन अनुच्छेद 18 वाला ऑप्शन क्लिक करना है, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या कहता है कि वाक्य की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। ठीक है गाइस, अनुच्छेद 20 में क्या, अनुच्छेद 20 क्या दर्शाता है। अनुच्छेद 20 में कहता है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20 ये दोनों क्वेश्चन पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अनुच्छेद 21 के का में क्या गया, ये भी 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है पेपर में कि अनुच्छेद 21 के का में क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बच्चा 6 से 14 वर्ष का है उसको शिक्षा का अधिकार है, ये किस अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 22 में क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 22 में इसके बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद 23 कहता है मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम से रिलेटेड बताया गया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर ध्यान रखिएगा, जिस पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। ठीक है, अनुच्छेद 25 में क्या बोला गया है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब कहने का ये कि अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं, ठीक है, या आप हिंदू धर्म से हैं, या आप ईसाई धर्म से हैं, तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, और यह अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर आप किसी भी कास्ट के हैं और आपका कोई धार्मिक काम कर रहे हैं, तो बिना किसी दंगा प्रसाद के आप अपना धार्मिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद नंबर 29। अनुच्छेद 29 में बोला जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का आरक्षण। अब अनुच्छेद 30 में बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आर्टिकल 30 में यूपीपी में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। और अनुच्छेद 36 में कहा गया है परिभाषा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 40। एकदम 100% इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बार बार पूछा जाता है, और यूपीएसआई में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछा गया है एक बार। अनुच्छेद 40 में क्या गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन, अभी जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है, अगर तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है। अगला है कि 48 काम है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। देखिए अभी जो यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, यूपीपी की वैकेंसी में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये नहीं पूछा जाएगा कि कृषि और पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 48 पूछा जाएगा सीधे कि पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वो अनुच्छेद 48 का देता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 49। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, मतलब जितनी भी सरकारी इमारतें हैं और उनकी वस्तुएं, उनका संरक्षण के बारे में कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 49 है। अनुच्छेद 50 क्या बोलता है, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इंपॉर्टेंट है। ये दर्शाया गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, आर्टिकल 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 51 की तरफ। अनुच्छेद 51 में ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीपी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में दिया गया है, तो वो 51 के काम में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 52 में क्या है, तो आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है। और आर्टिकल 53 में क्या है, आर्टिकल 53 में है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 54 क्या कहता है, अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति, उसके निर्वाचन पद्धति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 54 में। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है कि जो भारत के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो उसकी पद्धति क्या है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में दर्शाया गया है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला अनुच्छेद नंबर 58। अनुच्छेद नंबर 58 कहता है कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं, मतलब उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए कुछ योग्यताएं हैं। ठीक है, उन योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 58 में दर्शाया गया है। अनुच्छेद 62 में क्या बोलता है, अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। और क्या क्या शर्तें हैं वो अनुच्छेद 49 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आर्टिकल 60। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 61 में वो बोला गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। यूपीपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जाता है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 62। राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ, यह आर्टिकल 62 में बताया गया है। आर्टिकल 63 में बोला गया है भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 63 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति जो होता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको जो वेतन है वो किस पद के लिए मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन जो होता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता है, बल्कि जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके लिए मिलता है, सभापति के रूप में।
अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य, ठीक है, अगर राष्ट्रपति बाई चांस किसी कारणवश अपना पद छोड़ता है तो उपराष्ट्रपति किस तरीके से कार्य करता है, ये अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन 66 में है। 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि, इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 67 में। अनुच्छेद 68 के बारे में बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। एग्जाम्पल तौर पे जैसे उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अपना पद खाली, उसका पद खाली है तो उसके पद को भरने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है, उसी नियमों के आधार पर उसका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 68 में बताया गया है। अनुच्छेद 69 में क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, ठीक है। देखिए एक राष्ट्रपति द्वारा शपथ, देखिए अभी हमने पढ़ा था 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ, अब 69 में पढ़ा उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 70। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ले लिया था मैंने। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, ये अनुच्छेद 71 में बोला गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 73। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह अनुच्छेद 74 में बताया गया है। मंत्रियों के बारे में उपबंध अनुच्छेद 75 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है एकदम इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में संपूर्ण चर्चा की गई है। इस बार के यूपीएसआई एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो भारत का महान्यायवादी है वो किस अनुच्छेद में, उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 77 में क्या है, भारत सरकार के कार्य का संचालन, मतलब भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने कार्य का संचालन किस तरीके से करती है, ठीक है, इसकी संपूर्ण चर्चा अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 78 में क्या कहता है, अनुच्छेद 78 कहता है कि जो राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब जो प्रधानमंत्री होता है वो डायरेक्टली मतलब भारत पे राज करता है, शासन करता है। अनुच्छेद 79 में क्या कहता है कि संसद का गठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा की संरचना या राज्यसभा का गठन है, और 81 में लोकसभा की संरचना या लोकसभा का गठन है। तो ऐसे चीज़ को समझिएगा, जैसे ये संसद है, ये संसद है, ठीक है, ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में क्या कहता है कि संसद के सदनों की अवधि, मतलब जो लोकसभा राज्यसभा है इसकी कितना समय, मतलब संसद की सदनों की अवधि कितना, इसका कार्यकाल कितना रहेगा। अनुच्छेद 84 में बोलता है कि संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं, मतलब योग्यता के बारे में बताया गया कि संसद का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र का सत्रावसान और विघटन के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार बताया गया है। ये देखिए यूपीपी में एक क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है यार, एक बात ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 87, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे पीसीएस लेवल में आ जाता है, पीसीएस हो गया या जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिस एग्ज़ाम में संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उन सभी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बात आप ध्यान में रख के चलिए, और आप ये मत सोचिए कि आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल पढ़ लेंगे हो जाएगा। अब वो ट्रेड चला गया भाई, ठीक है, अब आपको थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा डीप
डीप तैयारी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 89। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का जो सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है कि जो सभापति हैं, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पेपर में। जो इम्पोर्टेंट है वो इससे हम थोड़ा ज़्यादा बताएंगे, उस पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 93 में बोला गया है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में किस में है, अनुच्छेद 93 में। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है उसके जो पद की व्यवस्था है वो किस में है, अनुच्छेद 93 में है। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 में क्या कहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में क्या कहता है, अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, अगर कोई अध्यक्ष है तो उसका कुछ कर्तव्य होता है और उसको कुछ शक्तियाँ मिलती हैं संविधान के द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 95 में क्या बोलता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 97 में क्या कहता है कि सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो सभापति होता है, उपसभापति होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते हैं वो किस में है, वो अनुच्छेद 97 में है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो बहुत से बच्चे गलत कर देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 98 में क्या कहता है कि संसद का सचिवालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के यूपीपी के एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, संसद का सचिवालय अनुच्छेद 98 में है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 99। अनुच्छेद 99 में क्या है, सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये किस में है, अनुच्छेद 99 में। अनुच्छेद 100 में क्या कहता है कि संसाधनों में मतदान की रिक्तियाँ के होते हुए सदनों के कार्य करने की शक्ति और गरपूर्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 108 में। 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ लीजिएगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है 109। 109 क्या कहता है कि जो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, जो धन विधेयक होता है उसके बारे में एक विशेष प्रक्रिया है, वो किस अनुच्छेद में दर्शाई गई है, अनुच्छेद 109 में दर्शाया गया है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद 110। ये 110 जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। देखिए जितने भी अनुच्छेद में, जितने आर्टिकल में, ठीक है, ये परिभाषा दी गई है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जितने आर्टिकल में परिभाषाएँ दी गई हैं, शपथ दिया गया है, ठीक है, और दंड दिया गया है, इन चीज सबको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। अनुच्छेद 111 में क्या बताया गया है, विधेयकों पर अनुमति। ठीक है गाइस, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 118 में क्या बोलता है, प्रक्रिया के नियम, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 120 में बताया गया है कि संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अभी तक पेपर में पूछा नहीं गया किसी, बट ये अब इस बार यूपीपी में के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा भी है, और कौन कौन सी भाषा है वो अनुच्छेद 120 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 133। 133 में कहा गया है कि संसद के विश्व शांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश सकते। ठीक है, इसका सीधा सा क्वेश्चन बनता है कि तो पूछ लेगा कि जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जो जारी करता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है, तो 123 के अंतर्गत जारी करता है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है कि जो सुप्रीम
कोर्ट है उसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 124 के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 125। 125 में न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात करता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में बात होता है। और अनुच्छेद 126 में कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति होती है। ठीक है। 127 में अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति होती है। ठीक है। जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति 127 में होती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 128। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति के बारे में बताया जाता है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये 129 में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें मैं बता दूंगा और जो इंपॉर्टेंट है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 130 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 131 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा से पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी नॉर्मल से नहीं, थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 137 के बारे में क्या है कि निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। ये 137 में बताया गया है। अनुच्छेद 143 महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति अगर कोई काम करता है तो वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। ये जो उसकी शक्ति ये अनुच्छेद 143 में दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 144। 144 कहता है कि सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे जो आईएएस हो गया या पीसीएस होते हैं अधिकारी, आईएएस पीसीएस अधिकारी होते हैं, और जो आईपीएस लोग होते हैं, ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय की सहायता कर सकते हैं 144 के अंतर्गत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 148। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कैग, इसकी स्थापना इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 148 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 149। नियंत्रक महालेखक परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, 149 148 149 ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 150। 150 में संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 157। 157 में बताया गया है कि जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के नियुक्त होने की कुछ योग्यताएं होती हैं, अर्हताएं होती हैं, उसके बारे में दर्शाया गया है। ये देखिए, अभी क्वेश्चन जो हैं यूपीपी में या यूपीएसआई में जो पूछे गए थे वो यही से रिलेटेड पूछे गए थे। ठीक है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 158। 158 में कहा गया है कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, कुछ जो उसका पद होता है पद के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें होती हैं, वो 158 में बताया गया है। अनुच्छेद 159 में बताया गया कि राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। कहने का मतलब कि जो राज्यपाल शपथ लेता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेता है, उसको 159 अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163। 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मतलब जो राज्यपाल होता है उसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह दे सकती है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 165 देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100%। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो राज्य का महाधिवक्ता है वो 165 में बताया गया है। 167 में क्या 166 में बताया गया है कि राज्य सरकार का संचालन किस तरीके से होगा। ठीक है, वो अनुच्छेद 166 में बताया गया है। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि राज्यपाल को कुछ जानकारियाँ दें। ठीक है, वो आर्टिकल 167 में बताया गया है। 168 में क्या है, अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेगा कि विधानमंडल का गठन किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो वो 168 में किया जाता है। 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये गलत हो जाते हैं क्योंकि देखिए 168 में राज्य की विधानमंडल है, 171 में विधानसभाओं की संरचना है, 171 में विधान परिषद की संरचना है। तीनों लगातार है, इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। अगला है अनुच्छेद 172।
172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अनुच्छेद 177 के बारे में बात करते हैं तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपरों में, यहीं से क्वेश्चन उठाते हैं हम। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन ही बनता है कि जो विधानसभा का उपाध्यक्ष है उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद 178 है। अनुच्छेद 179 के बारे में बात करते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति के बारे में 180 में बताया गया है। 181 में बताया गया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो महत्वपूर्ण है उस पर हम अच्छे से बात करेंगे। अनुच्छेद 182 में कहा गया है कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अगला अनुच्छेद है 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने या पद त्याग या पद से हटाया जाना। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 183 में बताया गया है कि कैसे वो हटेगा। अगला अनुच्छेद है 184 में बताया गया है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पूछा जा सकता है। ठीक है, जो पीसीएस लोग तैयारी करते हैं उसमें से क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डीप में। अनुच्छेद 185 में बताया गया है कि सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 186 अध्यक्ष। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 187 में राज्य के विधानमंडल का जो सचिवालय है, सविचाल, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई। अरे इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 187 इसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा इसके बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 188 में बताया गया है कि जो अनुच्छेद 188 में बताया गया कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, और 189 सदनों में मतदान रिक्तियाँ होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गर्भपूर्ति के बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 199 में धन विदेश की परिभाषा के बारे में बताया गया है, और 200 में विधायकों पर अनुमति के बारे में बताया गया है। तो ये पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, वो 202 में बताया गया है। अगला अनुच्छेद है 213 विधानसभा में अध्यादेश सत्यापित करने के लिए राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ होती हैं, जो वो शक्तियाँ हैं वो 213 में हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का 214 में बताया गया है। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 216, इसमें उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 216 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, आगे आता है अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें हैं। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो शर्तें हैं वो 217 में बताई गई हैं। फिर 221 में जब पहुँचते हैं अनुच्छेद, तो उसमें न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताया गया है। ये जो है सारा न्यायाधीश का वेतन और जो न्याय, ये सब हाई कोर्ट है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला अनुच्छेद 222 है। अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। मतलब जैसे एग्जांपल तौर पे भारत में जैसे कोई भी हाई कोर्ट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पर 4 हाई कोर्ट है। ठीक है, तो इस हाई कोर्ट का न्यायाधीश इसमें भी आ सकता है, इसका इसमें भी जा सकता है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224 में कहा गया है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कराता है।
ठीक है, तो इसका जो बारे में बताया गया वो अनुच्छेद 224 में बताया गया है। अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 231 की तरफ। अनुच्छेद 231 कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप समझिएगा। जैसे 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 उत्तर प्रदेश ले लो, जैसे यूपी। ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे यूपी है और एमपी है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो यूपी का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, एमपी का अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, अगर आप यूपी का है तो इसके अंदर जो सुनवाई है वो मध्य प्रदेश की सुनवाई हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 141 में संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 में पंचायत, नगर, महिलाएं एवं सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी से लेते हैं वरना क्लास थोड़ा लंबी हो जाएगी। अगला अनुच्छेद 244 से अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में बताएगी, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 252 की तरफ बढ़ते हैं। 252 में कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमत से विधि बनाने की संसद के पास शक्ति है, ये ऐसा 252 में बताया गया है। 254 में कहा गया कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति के बारे में 254 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद है 256 राज्यों और संघ की बाध्यता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्य पर संघ का नियंत्रण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के यूपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 262 की तरफ। दो सौ बासठ में कहा गया है कि अनुच्छेद अंतर्राज्य नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी, दोनों मतलब दोनों, यहाँ पे दोनों होना चाहिए, दोनों लग गया, दोनों के विवादों का जल निर्णय 262 करेगा। 263 में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन होगा। और अनुच्छेद 266 में संचित निधि ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, निधि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, संचित निधि के बारे में जो है 266 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि के बारे में बताइए, आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 269 में संसद द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, ठीक है, जो टैक्स के बारे में होता है, उसको 269 में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं 270 में। अनुच्छेद 270 में कहा गया है कि संघ द्वारा इकट्ठे किए गए कर या टैक्स संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। वित्त आयोग की स्थापना 280 में की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग की सिफारिशें 241 में है, 281 में, सॉरी 41 बोल दिया। 292 में कहा गया, अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना, ठीक है, अदर देशों से उधार लेते हैं तो वो उसके बारे में पूरा प्रावधान 292 में है। 293 में कहा गया है कि राज्य द्वारा उधार लेना, ठीक है, हालांकि भारत सरकार राज्य से उधार ले सकती है, ऐसा 293 में बताया गया है। 300 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत पूछा जा रहा है, कि जो संपत्ति का अधिकार के बारे में है, ठीक है, संपत्ति का अधिकार 300 का में ला के रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 301 व्यापार, वाणिज्य और समागमों की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 309 में कहा गया है कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के यूपीपी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 310 में कहा गया कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि के बारे में, उनके शासन का, उनके समय के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 310 में। 313 में कहा गया कि संक्रमणकालीन उपबंध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार के यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, देखिए अब जो बंदा आईएएस की तैयारी करता है, ठीक है, आईएएस की तैयारी कर रहा हो या पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, या यूपीपी की ही क्यों ना कर रहा हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 316 सदस्यों के लिए नियुक्ति एवं पदावधि के बारे में बताया गया। किसकी संघ के राज्य लोक सेवा आयोग की जो सदस्य हैं
उनकी नियुक्ति और पदावधि के बारे में 316 में बताया गया। 317 में कहा गया कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना, ठीक है, वो 317 में उसके बारे में बताया गया है। अगला अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में बताया गया 320 में। 323 काम में प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बताया गया। जो बंदा IAS की तैयारी कर रहा है या UPSC की तैयारी कर रहा है, ठीक है, ये अनुच्छेद सारे उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। 323 खाम में बताया कि अन्य विषयों के लिए अधिकार, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता है। अगला अनुच्छेद है 324 निर्वाचन के अधीक्षण निर्देश और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 329 कहा गया कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। कहा गया कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन, ठीक है। 300 में आते हैं। अनुच्छेद 300 में कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है, यहाँ पर आरक्षण होना चाहिए था, थोड़ा गलत टाइप हो गया, ठीक है। अगला अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय का क्या प्रतिनिधित्व है वो अनुच्छेद 331 में बताया गया है, वो भी लोकसभा में, ठीक है। 323 में कहा गया कि राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, ठीक है, ये 332 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 323 अनुच्छेद 323 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 100% महत्वपूर्ण है कि संघ की परिभाषा कहाँ किस अनुच्छेद में, तो 343 में दी गई है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति के बारे में 344 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है 350 के का इंपॉर्टेंट, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 2 उसका का क्या होगा, ठीक है, उसका खा क्या होगा, ये जो का खा गा घा ये सब सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा, अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 352 आपातकालीन का प्रभाव, मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपातकालीन का जो आपातकालीन है वो किस अनुच्छेद में दिया गया, 352 में दिया गया। 356 में क्या है, अनुच्छेद 356 में राज्य में संबंधित तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ठीक है, राज्य का जैसे राज्य में नियम कानून चलता है, अगर किसी कारणवश वो सिस्टम विफल हो जाता है तो उसका जो 356 के अंतर्गत बताया गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है, UPSI में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, ठीक है, 100%, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 100%, इसको ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो सब में पूछा जाता है। संविधान का जो संशोधन है करने की शक्ति जो है संसद की शक्ति, उसकी प्रक्रिया के बारे में, मतलब जो संविधान संशोधन 368 में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, इसको थोड़ा सा संभल देखिएगा। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध 377 में कहा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 378 में कहा गया लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया, ये IAS PCS से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है। तो गाइस इतने अनुच्छेद थे 378, लगभग हम अनुच्छेदों पर चर्चा की है जो ज़्यादातर पेपरों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन में देखिए धीरे धीरे आप तैयार करिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जैसे 21 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 21 के का के बारे में आप पढ़ो, ठीक है, खा के बारे में पढ़ो, फिर गा के बारे में पढ़ो, फिर घा के बारे में पढ़ो। क्वेश्चन अभी यहीं से उठते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जाता कि अनुच्छेद 21 का में क्या है, ठीक है। तो गाइस जितने भी अभी लोग नए हैं हमारे चैनल पे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.